सीटीवी का खास कार्यक्रम सुबह सवेरे में आज मुलाकात करेंगे वरिष्ठ पत्रकार और भाजपा नेता सुरेंद्र सेठी से। इस कार्यक्रम में उन्होंने पत्रकारिता के गिरते स्तर पर अपनी राय रखी और कांग्रेस भाजपा में फर्क समझाते हुए प्रदेश में अगले मुख्यमंत्री के रूप में ज्योतिरादित्य सिंधिया को बेहतरीन विकल्प बताया है। देखिए प्रोग्राम। नमस्कार, नीमच सीटीवी के खास कार्यक्रम सुबह सवेरे में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हम सुबह सवेरे में एक ऐसी हस्ती को दिखाते हैं जिन्होंने संघर्ष से मुकाम पाया है। आज हमारे बीच एक ऐसी हस्ती मौजूद है जो राजनीति के साथ पत्रकारिता के क्षेत्र में भी वह मुकाम हासिल किया है जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती, और राजनीति के साथ साथ पत्रकारिता में भी उन्होंने झंडे गाड़े। हमारे बीच वरिष्ठ पत्रकार और वरिष्ठ भाजपा नेता श्री सुरेंद्र सेठी। दादा, आपका स्वागत है सीटीवी के खास कार्यक्रम सुबह सवेरे में। सबसे पहले हम ये चाहते हैं कि पत्रकारिता और राजनीति ये दोनों की शुरुआत कैसे हुई? पत्रकारिता और राजनीति दोनों मुझे विरासत में मिली। मेरे पिता पत्रकार भी थे और मेरे पिता राजनीतिज्ञ भी थे। वो जब मैं पैदा हुआ तब वो 1959 में ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष बन गए थे, और उनने उस समय जो ये गांधी भवन आज जो दिख रहा है करोड़ों की संपत्ति, ये उनने उस समय कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बैठने उठने के लिए ये नगर पालिका से लीज पे लिया। और पत्रकारिता उस ज़माने में वो नई दुनिया के संवाददाता थे। नई दुनिया के जो गिने चुने संवाददाता थे उसमें से वो एक थे। उसका काम मैं संभालता गया। नई दुनिया का काम जब मैं बड़ा हुआ तो मेरे पिताजी प्रिंट मीडिया में थे, मैं थोड़ा एक कदम और आगे बढ़ा। मैं जो है यूएनआई जो समाचार एजेंसी है उसके लिए भी काम किया। फिर थोड़ा और आगे बढ़ा तो मैंने जो है टीवी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए काम किया, आज तक का काम किया। जी, उस समय जब पत्रकारिता का दौर था, एक अच्छा पत्रकारिता का दौर माना जाता है, और आज का जो पत्रकारिता का दौर है वो बहुत बदल गया है। क्या अंतर देखते हैं आप? ज़बरदस्त अंतर है। पत्रकारिता जो है उस वक्त की सेवा भावनाओं को लेके थी, आज व्यावसायिकता की है, पूरी तरह व्यावसायिकता से आधार पे जुड़ी है। पहले जो है मेरे पिता को बालकवि बैरागी जी जो है सूचना प्रकाशन मंत्री बन गए थे, तो वो चाहते थे कि नीमच मंदसौर में कहीं पे उनके भाई को जो है नई दुनिया का संवाददाता बना दिया जाए। लाभचंद जी छजलानी उस समय मालिक हुआ करते थे, तो उनने उनके सामने पेशकश करी कि नीमच मंदसौर में मेरे भाई को बना दो और किसी को हटा दो। तो उस वक्त के मैनेजमेंट ने, लाभचंद जी ने उस वक्त के सूचना प्रकाशन मंत्री को जो है इस तरह की पेशकश स्वीकार करने से इनकार कर दिया कि बोले आप शिकायत हो तो आप बताएं, हम उनको हटाएंगे, पर आपके कहने से हम नहीं हटाएंगे। मतलब एक मंत्री को मना करना उस समय बहुत बड़ी बात थी। और आज मैं ये बोलता हूँ कि लाओ, आप किसी भी आदमी को लाओ, एक काले चोर को लाओ और उसको बोलो कि जाओ, ये बड़े अखबार जितने भी हैं उसमें कौन सा संवाददाता बनना है, कौन सा अखबार का बनना है, उसके मैनेजमेंट के पास जाओ और उससे बोलो कि साहब नीमच में आपका कितना विज्ञापन बिजनेस है। वो बोलेगा 5 लाख है, आप बोल दो मैं 7 लाख दूँगा, आप संवाददाता बन के आ जाओ। यही हाल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की। मैं जब आज तक का काम करता था तब मेरे को ध्यान है कि मेरे को एक स्टोरी के 5,000 रुपये, और अगर 10 किलोमीटर दूर करी है तो 2,500 रुपये टैक्सी के 7,500 रुपये मिलते थे। और आज तो टीवी चैनल का वो भोंगला लेने के लिए भोपाल में मशक्क़त करनी पड़ती है, और उनको पर मंथ क्या देंगे ये, क्योंकि अफीम उत्पादक इलाका है तो उनको भी लगता है कि यहाँ तो बहुत कमाई है, तो क्या देंगे, इस आधार पे कंडीशन होती है। आज देना पड़ता है, पहले वो देते थे, हमको मानदेय देते थे। इतना बड़ा बदलाव इस पत्रकारिता में आया है। पत्रकारिता में एक चीज़ भी देखी कि जिस तरह से सोशल मीडिया में लोग एक्टिव हुए, ऐप्स आ गए, चैनल्स आ गए, और उसके कारण पत्रकारिता का क्रेज भी गिरता जा रहा है। पत्रकारों को वहाँ सम्मान नहीं मिलता है आजकल जिसके वे हकदार है, या उन लोगों के कारण पत्रकारिता की जो इमेज या इज्जत के उस पर बट्टा लग रहा है। बिल्कुल सही बात है। एक कहावत है कि खोटे सिक्कों की भरमार हो जाती है तो असली सिक्का चलन से बाहर हो जाता है। तो अब ये हालत है कि जो है सब इसी तरीके की मानसिकता के लोग पत्रकारिता में हैं,
जिनका काम ही बस यही है। तो जो अब खरा सिक्का है, जो वास्तव में पत्रकारिता करना चाहता है, वो कब तक इन लोगों के बीच में बैठ के और जो है अपनी आइडेंटिफिकेशन उनके साथ जोड़ना चाहेगा। वरिष्ठ पत्रकार या पत्रकार जो संगठन है वे सख्ती से कदम नहीं उठाते, उस कारण भी यह स्थिति बनी है। अगर देखा जाए तो प्रशासनिक स्तर पे जो प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया है या आईबी मिनिस्ट्री है या जो दूसरे महकमे हैं जो पत्रकारिता पे नियंत्रण कर सकते हैं, उनकी भी लापरवाही है इस तरह। अब वो काहे की लापरवाही बरतेंगे, उनमें क्या कर सकते हैं? प्रेस काउंसिल क्या करेगा? कोई शिकायतें करेगा तो प्रेस काउंसिल जो है कार्रवाई करेगा, पर कौन शिकायतें कर रहा? कोई नहीं करता। किससे दुश्मनी मोल लेनी है पत्रकारों से, फिर वो उसके पीछे पड़ जाएंगे। वो पीछे पड़ जाएंगे तो उसका पिंड छुड़ाना मुश्किल हो जाएगा। सोशल मीडिया पे आजकल 1 मिनट में जाने कहाँ से कहाँ क्या हो जाता है, तो बेचारे का जीना हराम हो जाता है। तो वो नीमच के आप एकमात्र ऐसे पत्रकार रहे जिन्होंने विदेशों की यात्रा भी की और पत्रकारों के दल में भी गए। क्या यात्रा थी, क्या प्रसंग था, कुछ आपके कुछ किस्से? ये पूरे देश से ऑल इंडिया श्रमजीवी पत्रकार संघ के बैनर के तले हमारे लीडर थे उस जमाने में, राष्ट्रीय अध्यक्ष थे के विक्रम राव। उनके नेतृत्व में पूरे देश से 25-27 लोगों का दल जो है चीन, जापान, मलेशिया, हांगकांग गया था। 20-22 दिन का टूर था, तो मेरा भी उसमें चयन हुआ था। तो मैं भी घूम फिर के आया था, मैंने वहाँ देखा था। तो मैं जापान के असाही शिंबुन अखबार में मैं जब गया, वहाँ पे हम दफ्तर में देखा, तो मैंने देखा कि एक रिपोर्टर कंप्यूटर पे काम कर रहा है और वो कंप्यूटर अपने कंप्यूटर नहीं थे। हाँ, वो कंप्यूटर पे काम कर रहा है और सीधी अपनी रिपोर्ट जो है वो लिख के नहीं लाया था और सीधी वो रिपोर्ट अपनी कंप्यूटर पे टाइप कर रहा था। तो ये मेरा 20 साल 22 साल पुरानी ये होगी मेरा ख्याल है 93 की। तो मैंने देखा कि ये कंप्यूटर पे काम करना तो बड़ा आसान है, लिखना तो पड़ता ही नहीं है इसमें। तो मेरे जहन में वो चीज़ बैठी और जब नीमच में कंप्यूटर आया तो फिर मैंने लिखना ही छोड़ दिया और सीधा मैं कंप्यूटर ऑपरेटर को अपनी स्टोरी फाइल कराता, वो टाइप करता और भेज देता था मैं UNI को, इनको, नई दुनिया को। अच्छा, पत्रकारिता में कोई ऐसा किस्सा जो आप, चूँकि ऐसा भी कहा जाता है कि पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह एक दौर ऐसा था कि आपके लिए वेट करते थे और आपके बहुत अच्छे मित्र रहे, और जब वे मुख्यमंत्री थे तो वे आपको एक बड़ा ऊंचे स्थान पर ले जाना चाह रहे थे, कोई बड़े स्तर पर ओबलाइज करना चाह रहे थे, लेकिन सिद्धांत के कारण अपनों को चीज़ों को स्वीकार नहीं। सिद्धांत के कारण नहीं। देखो, दिग्विजय सिंह जी से मेरी मित्रता थी तो वो कोई पत्रकारिता की वजह से नहीं थी। मैं कांग्रेस का कार्यकर्ता था, वो यूथ कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी थे उस समय स्टेट के, मैं नीमच में यूथ कांग्रेस का कार्यकर्ता था। उस नाते जो है मेरे उनसे संपर्क बढ़ते चले गए और उसके बाद में उनके अच्छे समर्थकों में गिना जाने लगा। उसके बाद जब यहाँ पे मैंने काम किया, खूब काम किया, तो मेरे को उनने जो है, जब बालकवि बैरागी को टिकट मिला था तो उसके पहले मेरे को उनने पेशकश की थी, ये तू लड़ रहा है क्या चुनाव? तब मेरे तो जहन में ही नहीं था कि मेरे को चुनाव लड़ना है, तो मैंने साफ मना कर दिया था और मैंने चुनाव लड़ने के बजाय मैंने बैरागी जी का नाम प्रपोज़ किया था और मेरे पे नाराज़गी भी उनने जताई थी बैरागी जी के नाम पर। उसके बाद जो है जब उनकी सरकार बन गई तो जो है वो मेरे को कारपोरेशन में किसी में अध्यक्ष उपाध्यक्ष में पद पे बिठाना चाहते थे। मेरा नाम वायरल भी हो गया था कि जो लोग संभावित हैं जिनको लाल बत्ती दी जानी उसमें मेरा नाम भी है। पर दुर्भाग्य था कि जितने भी मेरे नीमच मंदसौर ज़िले में काम करने वाले कांग्रेस के मित्र जो विधायक हो गए थे वो सब मेरी जान के दुश्मन हो गए और राजा की बिल्कुल लुंगी डांस करने लगे कि इसको बनाया तो हम नहीं और यूँ नहीं, ऐसे हरकतें करने जिनको आगे बढ़ा वही अपनी कब्र खोदने में लगे। हाँ, तो राजनीति का सिद्धांत है। अच्छा, कांग्रेस में आप नीमच में जिला अध्यक्ष भी रहे, आपके पिताजी ब्लॉक अध्यक्ष रहे और एक लंबा अरसा कांग्रेस में आपने बिताया। बीच में तिवारी कांग्रेस थी, उस समय की स्थितियाँ भी थी। तो कांग्रेस में जब रहने के दौरान क्या महसूस किया कि किस तरह की पार्टी है और आज क्या स्थिति है? कांग्रेस देखो आज भले ही मृतप्राय अवस्था में है, पर कांग्रेस की जो आइडियोलॉजी जो है वो कार्यकर्ताओं के बीच काम करने की और कार्यकर्ताओं से संवाद की, वो अनूठी है। वो आज दूसरी पार्टियों में देखने को नहीं मिलती। कांग्रेस में आप लड़ लो, झगड़ लो, कुछ भी कर लो, पर अपनी बात को बेबाकी से रखने का आपको अधिकार मिलता है। गांधी ये चीज़ आप अभी भाजपा में महसूस करते हैं?
नहीं नहीं, वहाँ तो एक तरफा संवाद होता है। कांग्रेस में जो है आप अपनी बात मनवाने के लिए या अपनी बात कहने के लिए आप कुछ भी कर सकते हो, वहाँ पे उसकी फ्रीडम है। उस चीज़ को अदरवाइज नहीं लिया जाता कि गांधी भवन में आज हंगामा हो गया। हंगामा हुआ है ना, तो वो अपनी बात कह रहा था, उस पर लोग नाराज़ हुए, तो वही कांग्रेस की लोकतांत्रिक आंतरिक जो है प्रक्रिया जो है, जिसको मैं एक अच्छी खूबी मानता हूँ। पर आज जो है वो चीज़ भी नष्ट होती चली जा रही है। आज कांग्रेस भी जो है यहाँ पे देखते हैं हम तो बिल्कुल पूरी तरीके से जो माफिया तबका है उनके हाथों में चली गई। वो जाने क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। और अच्छा, कांग्रेस छोड़ने का मूल कारण क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया रहे? नहीं, देखो मेरे को जो अभी जिला कांग्रेस अध्यक्ष में बना था, तो मेरे को जिला कांग्रेस अध्यक्ष बनाने वाले ज्योतिरादित्य सिंधिया ही थे। तो अब जो चूँकि वो भाजपा में चले गए, तो वो उनका स्वाभाविक था कि वो उनसे जुड़े हुए लोगों से पूछताछ करते कि भाई तुम्हारा क्या विचार है। तो ऐसा ही उनका मेरे पास फ़ोन आया कि सुरेंद्र क्या विचार है, तो मैंने छूटते ही कह दिया कि महाराज जहाँ आप वहाँ में। अच्छा, तो क्या लगता है कि अब कांग्रेस छोड़ने के बाद भाजपा में आप गए, तो जो कांग्रेस में सम्मान मिलता था वो भाजपा में मिल रहा है? अब भाजपा तो एक डिफरेंट किस्म की पार्टी है। जैसे ना आप कांग्रेस से इसकी तुलना करोगे तो कुछ भी नहीं पाओगे। ऐसा नहीं, आपने कहा कि कांग्रेस में चाहे हंगामा हो चाहे गुटबाजी हो, लेकिन हर बात खुलकर कहने का एक अधिकार रहता था। भाजपा एक संगठनात्मक कैडर बेस्ड पार्टी है, तो वहाँ ऐसी स्थिति इस रहता था। सही, तो वहाँ ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं वो एक प्रतिबंधात्मक वाला सिस्टम है वहाँ। हाँ, वो तो है। वहाँ पे आप 1 to 1 आप किसी भी नेता से, किसी भी पदाधिकारी से बात तो कर सकते हो। पर आप सोचो कि जो है गांधी या पार्टी कार्यालय में कार्यकर्ताओं के बीच आप अपनी बात बेबाकी से रखो और अपनी बात के लिए अड़ो, या अपनी कोई गलत बात हो रही है उसके लिए मुद्दे पे आधारित बात करो, तो मेरे को नहीं लगता कि यहाँ पे ऐसा होता है। आपकी नज़र में कांग्रेस श्रेष्ठ पार्टी है कि भाजपा है? अभी तो भाजपा दिख रही है। तो ये जितनी बात खुलकर अपन कांग्रेस के पार्टी में कह सकते, तो उतना बीजेपी में स्वतंत्रता नहीं है। 1 to 1 आप किसी भी नेता से बात कर सकते हो। पर आप सोचो कि जो है पार्टी फोरम पे या ब्लॉक की मीटिंगों में या ज़िले की मीटिंगों में आप ऐसा कह पाओगे, तो जिनको कहना है वो कह पाते, पर आमतौर पे ऐसा होता नहीं। ऐसा अभी वर्तमान में देखा गया कि कांग्रेस के 7-8 पार्षद बिक गए या खरीद लिए गए, जो माहौल बना। और चूंकि कांग्रेस का पहले माहौल था कि कांग्रेस की नगरपालिका बोर्ड बन रहा है, लेकिन कांग्रेस का बोर्ड नहीं बन। अब देखो 14 आए थे, अब 14 से कोई सरकार तो बन नहीं रही थी, बोर्ड तो बन नहीं रहा था। तो अब 14 के हाथे पल्ले भी अगर कुछ मिल गया और उनने ले लिया तो क्या हो गया। अब उनको बेचारों को भाग्य में लिखा हुआ था कि अपने को दान की मिलेगी। तो ये छोटे चोर हैं, ये छोटे लोग हैं, तो इनके लिए तो आप बातें करने लग गए। और जो बड़े बड़े लोग हैं, मंडी में क्या हुआ था, मंडी में तो एक बहुत बड़े नेताजी ने जो है कांग्रेस ने फार्म भरने की उनको कहा था कि आप अध्यक्ष का उम्मीदवार बनिए, तो वो फार्म ही नहीं भरा और एक निर्दलीय उम्मीदवार राजू तिवारी को निर्विरोध बनवा दिया। ऐसे लोगों पे तो कोई नहीं बोलता। ये छोटे बेचारे पार्षद, गरीब गुरबे, इनने कुछ ले लिए, तो आप इनको जो है ऐसी हालत कर दी कि आप इनको कुरान की कस्में उठवा के कस्में दिलवा रहे। और कस्में भी कैसी दिलवा रहे, कहाँ दिलवा रहे, एक धर्म ग्रंथ की बेअदबी करवाने का काम आप करवा रहे हैं कि जो है उसकी सौगंध उठा के करो। तो ये जो हो रहा है ये तो ये चीज़ अगर भाजपा में देखा जाए, तो जिस तरह से भाजपा का माहौल देश भर में है कि लोगों को तोड़ना, खरीदना, कैसे भी करके अपना राज स्थापित करना, सत्ता में आना, वही स्थिति नीमच में हुई है। नीमच में तो क्या है, ये तो जो है सेफ गेम खेलने के हिसाब से बीजेपी ने तोड़ा ताड़ी करी, अध्यक्ष के उम्मीदवार ने तोड़ा ताड़ी करी। अन्यथा उनके पास तो बहुमत था, तोड़ने की ज़रूरत भी नहीं थी। पर उस बहुमत में कहीं खतरा नहीं हो जाए, इसलिए उन्होंने सेफ गेम खेला। कहीं जो बीजेपी में अध्यक्ष पद को लेकर जो धमाल चल रही थी, तो ये ऐसी उम्मीद थी कि 5-7 पार्षद बीजेपी के टूट सकते थे। बीजेपी के भी टूट सकते थे, सब कुछ होने का हो सकता था। सामने वाला जो उम्मीदवार है वो कितना कैपेबल है, वो कितना फंड उनके हाथ में है, उस पर निर्भर करता था। और इस सारे खेल में बेचारे ब्रजेश सक्सेना को मरवा दिया है, उसको लगा दिया चारे
कि जो है लग जाओ, तो वो बेचारा दौड़ पे लग गया। अरे 14 और 3 17 ही तो थे, 5 कहाँ से तोड़ के लाओगे? इनको ही देने में बांटने में बेचारे ने। एक लंबा अरसा आपने कांग्रेस में बिताया, उसके बाद आप भाजपा में हैं, तो दोनों पार्टियों में क्या अंतर पाते हैं? दोनों पार्टियों में अंतर ये है कि भाजपा में कई स्तर पर अपने कार्यकर्ताओं पे, अपने संगठन पर नकेल कसी जा सकती है। संघ का भी इन पर नियंत्रण होता है, इनके संगठन के जो प्रभारी होते हैं उनका नियंत्रण होता है, और कहीं ना कहीं ये कार्यकर्ता की को जो है बेलगाम होने से जो है बचाने का काम करते हैं, और अपना जो एजेंडा है उसको फुलफ़िल करने का काम करते हैं। ये काम जो है पहले कांग्रेस में हुआ करता था, पर अभी इन 10-5 वर्षों में तो बिल्कुल ऐसा लगता है कि जैसे कांग्रेस का कोई डंडीडोरी ही नहीं है। विधानसभा चुनावों में दोनों तरफ से उम्मीदवारों की फौज है। वर्तमान विधायक दिलीप सिंह परियार के प्रति आक्रोश भी है, उनके समर्थक भी हैं, और उनके कई प्रतिद्वंदी भी खड़े हो गए। कांग्रेस में तो उम्मीदवारों की दिक्कत है, क्या कहेंगे? देखो, पर्टिकुलर पर नीमच की बात करें तो नीमच का जो मतदाता का जो कैरेक्टर है, या मतदाता का जो मानस है, या मतदाता का मूड है, वो पूरे देश से एक डिफरेंट है। वो डिफरेंट इस सेंस में है कि यहाँ का मतदाता सदैव अपना जनप्रतिनिधि ऐसा चाहता है जो उसको फोकट परेशान नहीं करे, भले ही वो उसके काम नहीं करे, पर वो उसको ये भरोसा होना चाहिए कि ये आदमी भला है, ये आदमी साफ़ सुथरा है, और ये हमारे को बेवजह परेशान नहीं करेगा। उसकी प्रायोरिटी वो चीज़ होती है। सेकेंडरी होती है दूसरी चीज़ें विकास, और ये चीज़ें जो चाहे दिलीप सिंह परिहार हो, चाहे खुमान सिंह शिवाजी हो, चाहे रघुनंदन प्रसाद जी वर्मा हो कांग्रेस के, ये तीनों एक सरी के कैरेक्टर हैं। इस वजह से नीमच के लोग इनको पसंद करते हैं, और ये नीमच की एक अनूठी मतदाता की एक जो है ट्रेंड है कि वो ऐसे लोगों को पसंद करता है जो साफ़ सुथरे हों, जो बेवजह लोगों को परेशान नहीं करते हों, बेवजह तांडव नहीं मचाते हों, तो वो उनकी पसंद बन जाता है बहुत आसानी से। जी। तो ये मतलब फिर भी जिस तरह से स्थितियां बन रही है, विधानसभा चुनावों में क्या लगेगा? विधानसभा में वापस भाजपा सरकार बनाएगी। हाँ, लेकिन अभी दिलीप सिंह, चूँकि कल ही आपने लिखा है कि दावेदार खूब हैं, और ऐसी स्थिति में दिलीप सिंह जी के जो 15 साल का कार्यकाल है उसको लेकर भी सवाल उठेंगे। वर्तमान जिला अध्यक्ष हैं, वो भी विधायक की दौड़ में हैं, और भी नेता हैं जो आ रहे हैं। तो भाजपा में तो 1 मिनट में टिकट कट जाता है। पहले भी दिलीप सिंह जी का टिकट कट चुका है। दिलीप सिंह जी का टिकट कट चुका और फिर मिला, तो आप देखो क्यों मिला? क्योंकि उनने बहुत शांति के साथ उस निर्णय को स्वीकार किया, और जिसको टिकट मिला उसका काम किया, तो उनकी निष्ठा एक बार फिर खरी साबित हुई, तो उनको फिर मौका मिला तो फिर दे दिया। यहाँ पे तो कांग्रेस में तो बिल्कुल ओंधा होता है, जो बागी बन के खड़ा होता है उसको मौका मिलता है। पत्रकारिता की नज़र से कि भाजपा कार्यकर्ता की नज़र से? क्या आप ये बात बोल रहे हैं? पत्रकारिता की नज़र से भी और भाजपा की नज़र से भी जो दिख रहा है हमको, दिखता तो है। इस जिले में ही देख लो आप, कितने लोग बागी बन के लड़े, उनको पार्टी ने टिकट दी है। जो लोग मंडी में फार्म भरने से ही भाग गए वो उम्मीदवार हो जाते हैं। ये चीज़ कम से कम कांग्रेस ने पिछली बार चुनाव में ऐसा किया था कि जावद वाला नीमच में, नीमच वाला मन्नासा में, मन्नासा वाला मंदसौर में, और उसके कारण कार्यकर्ता भी असमंजस में पड़ गए थे। और एक चीज़ ये है कि कांग्रेस में एक बड़ा ट्रेंड है कि जो पुराने हैं वो पुराने ही चले आ रहे हैं, नए लोगों को मौका नहीं मिलता। ये भी एक हाशिए पे जाने का कारण पार्टी का। पिछली बार जो नीमच के जो टिकट बटे, उसने कांग्रेस की और कमलनाथ जी की जो है ना सोच पे एक सवालिया निशान खड़ा कर दिया, जिससे कांग्रेस कार्यकर्ताओं में चर्चा बनी। कमलनाथ जी ने हमेशा कहा कि हम सर्वे के आधार पे चयन करेंगे, जीत वाले उम्मीदवार का चयन करेंगे और सर्वे कराएंगे। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, कार्यकर्ताओं ने उस समय ये बात उठाई थी कि ले कमलनाथ जी बताएं कि जावद में कौन से सर्वे में राजकुमार का नाम आया, नीमच में कौन से सर्वे में सत्यनारायण पाटीदार का नाम आया, मनासा में कौन से सर्वे में उमराव सिंह गुर्जर का नाम आया, और मंदसौर के कौन से सर्वे में नरेंद्र नाटा का नाम आया, या लोकसभा में कौन से सर्वे में हमारी मैडम मीनाक्षी नटराजन का नाम आया। कहीं नाम ही नहीं है, उसके बाद भी दे दी। अब नतीजे आए तो भोगो। राहुल बाबा जो है मल्हारगढ़ में आके सभा का शंखनाद करने गए, प्रदेश फतेह करने का, वहाँ मल्हारगढ़ ही नहीं जीते। क्यों नहीं जीते? कहीं ना कहीं आत्मचिंतन करो कि आप कैसे लोगों को उम्मीदवार बना रहे हो। हैं वो लोग जिनको आप टिकट देते हो, वो आप सरेआम ये कहते हैं कि हमने तो मल्हारगढ़ का दंगा ही हमने कराया था। अब बताओ कौन मल्हारगढ़ का दंगा कराने के बाद तुमको वोट देगा? नतीजे ऐसे ही आने हैं।
एक 90 का दशक था जब पूरा मालवा की बेल्ट कांग्रेस में था। मतलब अपने नीमच मंदसौर संसदीय क्षेत्र में ऑटो सीटें 2 बार कांग्रेस की झोली में गई थी। और पिछले 15 साल से या ये 21वीं सदी का दशक कहें, कांग्रेस को यहाँ पे जीतने में पसीना आ रहा है। उसका मुख्य कारण क्या हो सकता है? उसका मुख्य वजह है कि उस वक्त जब हम जीतते थे तब भारतीय जनता पार्टी में संगठन का भी अभाव था, मेन पावर का भी अभाव था, मनी पावर का भी अभाव था, और कांग्रेस के पास ऐसा नहीं होता था। मैं उस समय देखता था कि हमारे रघुवंश प्रसाद जी जो चुनाव लड़ते थे तो जो है जैसे ही उनके उम्मीदवारी का नाम डिक्लेयर होता था तो जो है हमारे एक सेठ थे फॉरेस्ट के ठेकेदार किशन लाल जी ठेकेदार, वो अब नहीं रहे, वो कांग्रेस के प्रति हमेशा सदैव समर्पित रहे। जैसे टिकट होता था वो एक नई महिंद्रा जीप, ड्राइवर, पेट्रोल की पर्ची लाके और एक नगद एक अच्छा मोटा अमाउंट वो दे जाया करते थे और उससे काम शुरू हो जाया करता था। उसी गाड़ी में जो है वर्मा जी उम्मीदवार गांव-गांव घूमते थे और काम हम चला लेते थे कांग्रेस का। जनता पार्टी जब चुनाव लड़ती थी तो शिवाजी के पास एक जीप हुआ करती थी, उसी जीप में डीजल, पेट्रोल, भोजन पानी की व्यवस्था करने का काम और कार्यालय को रन करने का काम महाराणा बंगले में कुंदनमल जी भामावत के घर में जो है ये डोसी जी और विनोद खाबिया जी दोनों काम संभालते थे। जिनेन डोसी जी और विनोद खाबिया जी तो अब नहीं रहे। और इनका टोटल खर्चा होता था रोज़ का पर डे का 1000 रुपये, जिसमें शिवाजी की गाड़ी में डीजल भी डलवाना होता था, पूड़ी के पैकेट भी बनवाने होते थे। 1000 रुपये भी पर डे के इनके पास नहीं होते थे। और हमारे माणक भाई बंसल और रूड़मल जी गोयल जो मंडी के व्यापारी थे, वो लोग दिन भर जो है पैसा कलेक्शन का करने का काम करते थे भाजपा के लिए। पर डे के हिसाब से जो है कलेक्शन करते थे, उसमें भी कभी 700 मिलते थे तो कभी 800 मिलते थे। तो आज जो हमारे संतोष चोपड़ा जी हैं, इनके पिताजी थे मदन लाल जी चोपड़ा, उनके पास ये वापस जाते शाम को कि सेठ जी आज तो 800 ही इकट्ठे हुए। सेठ जी अपने गले में से 200 रुपये निकाल के दे देते थे कि ये आज का काम करो। ऐसी अवस्था में मैंने भाजपा को काम करते देखा। पर आज एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि उस वक्त जब इन भाजपाइयों को सपने भी नहीं आते थे कि हमारी सरकार बनेगी, उस वक्त ये जाजू जी और रघुवंश प्रसाद जी के ज़माने में ये भाजपाई इतने आक्रामक होते थे, इतने लड़ाई झगड़े संगठन सड़क पे करते नज़र आते थे कि कांग्रेसियों को भी डर लगता था। ऐसे जो भाजपाई थे उस ज़माने के, प्रेम सुख जी गोयल थे, भंवरलाल जी सर्जना थे, ऐसे जो है माणक भाई थे, रूड़मल जी थे, संपत लाल जी थे, ऐसे जो जामबाज अवंती लाल शर्मा थे, मोहनलाल खंडेलवाल थे, ये लोग, राजू टेंट था, ये लोग जिस बेबाकी के से आज जिस संघर्ष से कांग्रेसियों से संघर्ष करते थे और जबकि सत्ता कांग्रेस की होती थी, वो आज पूरी तरह अभाव है। आज लगता ही नहीं है कि भाजपा कोई आक्रामक है, कि भाजपा की लीडरशिप कोई संघर्षशील है। आज इनके खिलाफ रोज़ कुछ न कुछ जो है विधायक के और सांसद के खिलाफ कुछ न कुछ छपता है। सोशल मीडिया पे कुछ न कुछ बेवजह का जो है इनके खिलाफ अनर्गल प्रलाप होता है, उसको काउंटर करने वाले लोग ही नहीं है इनके पास। ऐसी हालत है भाजपा की आज। भले ही कांग्रेस मरी हुई है इसलिए ये जिंदे है, ये मान लिया जाना चाहिए कि एक मरी हुई फौज है और तुम्हारे पास एक जिंदी फौज है, बस। बाकी कोई बहुत बड़ा भविष्य में भाजपा से असंतुष्ट होकर कांग्रेस में लौटने का विचार आया तो क्या करेंगे? अब मेरे को क्या करना है? मैं कांग्रेस में मैंने अपनी महत्वाकांक्षाएं ख़त्म कर ली थी, यहाँ पे भी मेरी कोई महत्वाकांक्षा लालसा नहीं है। क्या करूँगा मैं वापस जाके? ठीक है, अपन जहाँ हैं वहाँ ठीक। महाराज की स्थिति से क्या कहेंगे? भाजपा में महाराज कैबिनेट मंत्री बनने के बाद, केंद्रीय मंत्री बनने के बाद, लेकिन ऐसा कहा हर बार वीडियो आता रहता है कि महाराज जब कांग्रेस में थे तो अगली पंक्ति में नज़र आते थे, अब भाजपा में कहीं भी मीटिंग वगैरह होती है तो तीसरी चौथी लाइन में दिखते हैं। फिर कांग्रेस के लोग उस पर कमेंट करते हैं कि महाराज कांग्रेस में थे तो आगे बैठते थे, बीजेपी में तो चौथी लाइन में बैठ रहे हैं। वो सब फोकट बातें हैं। जहाँ उनके जो है भाजपा इतनी बड़ी पार्टी है, सत्तारूढ़ पार्टी है, वहाँ पे अब ये वाली चीज़ें जैसी स्थिति जिनको मेंटेन करना है होते ही है वो करना पड़ता है। और ऐसी बात नहीं है कि जो है भाजपा में वो अभी भी वही दकैनूसी का दौर है। आप देखो असम में हेमंत बिस्वा शर्मा कौन है? हेमंत बिस्वा शर्मा कांग्रेस से आए, कांग्रेस के आदमी को मुख्यमंत्री बनाया कि नहीं बनाया? अब कर्नाटक में चलो, बम्बई कौन है? बम्बई जो है जनता दल एस से आया, उसके पिता वहाँ पे जो है जनता दल एस के चीफ मिनिस्टर थे, SR बम्बई, उनको बनाया कि नहीं बनाया? उत्तर पूर्वी राज्यों में मेघालय हो, त्रिपुरा हो, नागालैंड हो, अरुणाचल हो, वहाँ पे कई जगहों पे जो बीजेपी की जो सरकार बनी है उसमें कांग्रेसी लोग जो है अपना योगदान दिया है। कांग्रेस से बीजेपी ज्वाइन करी है और वो चीफ मिनिस्टर बने। तो भाजपा में एक बड़ा
बदलाव आया है और महाराज जो है काम करने वाले हैं, उनका चेहरा मोहरा जो है लोगों में अपील करता है। मेरा मानना है कि अगर महाराज को चीफ मिनिस्टर प्रोजेक्ट करके चुनाव लड़ाया जाता है तो न केवल कांग्रेस का एक बड़ा वोट बैंक महाराज के नाम पे डाइवर्ट होगा, अपितु महिलाओं का, युवतियों का, युवकों का, नई पीढ़ी का बड़ा परसेंटेज जो है, जो न्यूट्रल वोट बैंक है, वो महाराज के नाम पे भाजपा को जो है। आपको लगता है कि भाजपा महाराज को सीएम प्रोजेक्ट करेगी? अब ये मैं फैसला कैसे करता हूँ? मैं तो मेरी बात कह रहा हूँ कि अगर महाराज को चीफ मिनिस्टर, महाराज समर्थक प्रदेश भर में हैं, करीब 22 विधायक महाराज के हैं, वो महाराज के कारण ही मध्य प्रदेश में फिर सरकार वापस आई। इस बार क्या सारे महाराज समर्थक हैं जो ये मांग रहे हैं बीजेपी से कि महाराज को सीएम प्रोजेक्ट किया जाए? अब बीजेपी को लगेगा, उनके सर्वे में लगेगा कि महाराज के नाम से आपको एक्स्ट्रा वोट परसेंटेज मिल रहा है। अभी तो आप जो है मोदी जी के नाम पे वोट मांग रहे हैं, मोदी जी के नाम पे सरकार बना रहे हैं, और यहाँ अगर महाराज के नाम पे आते हैं तो मोदी जी का जो नाम है वो तो है ही, पर्सनल महाराज के नाम पे अगर आपको कांग्रेस का बड़े पैमाने पे वोट बैंक टूटता है और नया वोट आता है तो वो एक एक्स्ट्रा बेनिफिट महाराज के नाम पे होगा। अन्यथा अभी भाजपा तो अभी हार ही गई थी, अब वापस जीतने की कोशिश करनी है तो ये एक विकल्प है, ये एक रास्ता है कि महाराज को चीफ मिनिस्टर प्रोजेक्ट करके अगर चुनाव लड़ा जाएगा तो निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। अब देखो, ये भारतीय जनता पार्टी, यहाँ पे कोई झंडे लेके जुलूस निकालने से कोई सीएम नहीं बनता, कांग्रेस में होता है सब। नहीं, फिर भी महाराज समर्थक ये मांग जोर शोर से रखेंगे। क्यों नहीं रखेंगे? हम तो, रखना क्या होता है, रखना कोई वहाँ पे कोई सुन रहा है क्या? और वहाँ पे कोई आवेदन थोड़ी मांगे जा रहे हैं कि आपका क्या विचार है। नहीं, फिर भी हाईकमान को अवगत तो कराएंगे। हाईकमान को खुद तो अपने सर्वे से अवगत हो जाता है, खुद को सर्वे में मालूम पड़ेगा कि महाराज का अगर प्रोजेक्ट सर्वे करेंगे, प्रोजेक्ट करके चुनाव लड़ने का, तो आपको अपने सर्वे में उनको मालूम पड़ेगा कि कितना परसेंटेज महाराज के नाम पे एक्स्ट्रा बढ़ रहा। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि बीजेपी में भी प्रदेश स्तर पर बड़े दावेदार हैं, नरोत्तम मिश्रा है, वीडी शर्मा है और खुद शिवराज सिंह चौहान और महाराज हैं। तो क्या वहाँ पर ऐसी विवाद की स्थिति भी नहीं बनी? दावेदार तो ये अभी पिछली बार भी थे, सारे ही थे, सभी थे, तब भी सरकार कहाँ बनी? ये तो महाराज के कारण जोड़ तोड़ से जो है आपकी वापस सरकार में वापसी हो गई, नहीं तो नवंबर 23 तक तो सत्ता से आप बाहर बैठे रहते। तो ये कहेंगे, पिछली बार नारा चला था कि माफ़ करो महाराज हमारे नेता शिवराज, और अब कहेंगे माफ़ करो शिवराज हमारे नेता महाराज। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं उठाएगी। तो पार्टी अगर प्रोजेक्ट करके चुनाव लड़ना चाहेगी तो होगा, बाकी कोई नारे वारे कोई लगा के और झंडे लेके कोई जुलूस निकालने वाले नहीं है कि इस तरीके की जो है हम बात करें या सिंधिया समर्थक ऐसी बात करें, ऐसी कोई बात नहीं है। पार्टी को अगर लगेगा तो पार्टी प्रोजेक्ट करेगी। ये भी हो सकता है कि बस करो शिवराज इस बार महाराज। अब पार्टी अगर प्रोजेक्ट करेगी तो कोई ना कोई स्लोगन या कोई ना कोई नारा तो निकालेगा। चलिए, ठीक। तो आप थे श्री सुरेंद्र सेठी, जो कि वरिष्ठ भाजपा नेता और वरिष्ठ पत्रकार हैं, जो आज हमारे CTV के खास कार्यक्रम सुबह सवेरे में आपसे रूबरू हुए। अगली बार फिर आपको मिलाएंगे किसी अन्य हस्ती से, तो तब तक देखते रहें CTV न्यूज़। और CTV की खबरों को आप मोबाइल पर अपडेट देखने के लिए CTV ऐप से भी डाउनलोड करें और साथ ही CTV के YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब करें। CTV के लिए कैमरा पर्सन प्रथम सिंह के साथ राकेश सोन।